हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज, जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और वापस पूछे जाने की पूरी संभावनाएं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं रेगुलर आपके सामने आता हूँ। तो आज भी आपके लिए वही वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि यह महत्वपूर्ण वीडियो उन तक भी पहुंच सके। तो अभी शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत के साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लेकर के। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। तो बताना है आपको कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? 200 मेगा ओम तक। कितना? 200 मेगा ओम का। अब अगर यदि आपको वाइंडिंग और बॉडी के बीच में पूछा जाए, देखो यहाँ तो किसके बीच में पूछा गया है? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग पर पूछ लिया और सेकेंडरी वाइंडिंग पर पूछ लिया। अब अगर यदि आपसे ट्रांसफार्मर की बॉडी और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध पूछा जाए तो कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग व बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध, तो बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध, तो ये यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 मेगा ओम। कितना? 100 मेगा ओम का प्रतिरोध। कितने ओम का प्रतिरोध हो जाएगा? 100 मेगा ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कम से कम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कम से कम कितना होना चाहिए? तो ट्रांसफार्मर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कम से कम कितना होता है? हमें पता है 30 किलोवोल्ट प्रति mm। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर बात आ गई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बताइए देखें। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई भी 1 mm मोटाई का चालक है। 1 mm मोटाई का क्या है? चालक है। चालक की मोटाई क्या है? 1 mm। तो अगर यदि इस चालक पर अचालक है, क्या है ये? 1 mm मोटाई का अचालक है। अचालक। तो अगर यदि इस अचालक पर यहाँ से हम क्या दे रहे हैं? वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चालक कहाँ कितने वोल्टेजों तक अवरोधक पैदा करेगा, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर V वोल्टेज सप्लाई दिया तो आउटपुट में V का मान क्या रहे? 0। तो जितने वोल्टेज ये अपने अंदर समा सकता है या रोक सकता है बिना नुकसान के, उसे ही हम क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो परिभाषा के रूप में क्या हो गया? किसी अचालक पदार्थ की वह क्षमता जो बिना किसी
या हानि के दिए गए वोल्टेज को आसानी से रोक सकता है। आ गई समझ में कि इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये इतने वोल्टेज तक बिना किसी नुकसान के आराम से उन वोल्टेजों को रोक सकता है या आगे प्रवाहित नहीं होने देता है। तो उस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो ये कम से कम कितनी होनी चाहिए हमारे पास? ट्रांसफार्मर ऑयल की कम से कम 30 किलोवोल्ट प्रति mm की 1 mm मोटाई में 30 किलोवोल्ट तक का विभव ये रोक सकता है। नेक्स्ट क्या है? इसी को लेकर के हम बात करते हैं कि जैसे ये है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब अगर यदि हमें ये पूछ ले कि ट्रांसफार्मर के अनुपचारित ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ट्रांसफार्मर के अनुपचारित तेल की देखो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 किलोवोल्ट प्रति mm। अगर यदि न्यू अनट्रीटेड ऑयल है, अनुपचारित तेल है, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 40 किलोवोल्ट प्रति mm, जिसमें कोई उपचारित नहीं किया गया। एन का मतलब नहीं किया गया। अगर यदि इसी तेल को उपचारित किया जाए, इसी तेल को क्या कर दूं मैं? उपचारित कर दूं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा? ट्रांसफार्मर के उपचारित तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम से कम होती है या होनी चाहिए। तो ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 50 किलोवोल्ट प्रति mm तक। तो ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए आपके पास 3 प्रकार की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ गई है। एक तो साधारण तेल के लिए आ गई है। अगर यदि उसको उपचारित किया गया तो कितनी होनी चाहिए? 40 किलोवोल्ट प्रति mm तक। और अगर यदि उसी तेल को हमने क्या कर दिया? उपचारित कर दिया है, तो उपचारित तेल की कम से कम कितनी हो जाएगी? 50 किलोवोल्ट प्रति mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ट्रांसफार्मर में कौन से टेस्ट या परीक्षण किए जाते हैं? तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में मोस्टली 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला है हमारा ओपन टेस्ट, नंबर 1 ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा है क्लोज सर्किट टेस्ट। तो देखो ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है और क्लोज सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो अगर यदि मैं बात करूं ओपन की, तो ओपन का उच्चारण करते हैं तो क्या आ रहा है? देखो ओपन किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि। किसकी ध्वनि आई है? ए की ध्वनि। और ऐसे देखो लॉस भी हमारे पास 2 हैं। एक तो है आयरन लॉस और एक है कॉपर लॉस। तो एक टेस्ट तो हम किसके लिए काम में लेंगे? ओपन लॉस आयरन लॉस के लिए, और एक टेस्ट किसके लिए काम में लेंगे? कॉपर लॉस के लिए।
तो जहाँ आप ध्वनि भी मिला सकते हैं, ओपन से ए की ध्वनि आ रही है तो ऐसे ओपन और ऐसे आयरन, तो ओपन टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? आयरन लॉस के लिए। और ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोज, बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं? क्लोज। ध्वनि किसकी आ रही है? क की ध्वनि आ रही है। किसकी? क की ध्वनि। तो कैसे क्या हो गया? कॉपर। कौन सा लॉस हो गया? कॉपर लॉसेस। तो अब हमें पता चल गया है कि आयरन लॉस के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? ओपन सर्किट। और कॉपर लॉस के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? क्लोज सर्किट टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि डीसी मशीनों में, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीसी मशीनों में कम्यूटेटर सेगमेंट वी आकार के क्यों बनाए जाते हैं? डीसी मशीनों में कम्यूटेटर सेगमेंट वी आकार के क्यों बनाए जाते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर यदि ये नहीं पता था कि कम्यूटेटर सेगमेंट किस आकार के होते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि किस आकार के होते हैं। किस आकार के बनाए जाते हैं? वी आकार के। यहाँ मैंने नोट कर दिया, देखो कम्यूटेटर सेगमेंट का आकार दिया है कैसा? वी आकार। तो ये वी आकार के ही क्यों बनाए जाते हैं? आयताकार या वर्ताकार क्यों नहीं बनाए जाते हैं? वर्गाकार क्यों नहीं बनाए जाते हैं? उनको वी आकार में ही क्यों रखा जाता है? तो वी आकार में रखने का मुख्य कारण क्या है? शाफ्ट के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाफ्ट के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय को हम बोल देंगे खिंचाव बल पैदा करने हेतु। देखो कोई भी वस्तु यहाँ पर आप नोट में डाल लेना, नोट, वर्ताकार मार्ग में घूर्णन गति करती हुई वस्तु, घूर्णन गति करती हुई वस्तु दो प्रकार का बल उत्पन्न करती है। कोई भी वस्तु है जो घूर्णन गति कर रही है तो वो कितने प्रकार का बल उत्पन्न करेगी? दो प्रकार का। कौन कौन से? दो प्रकार के कौन कौन से बल उत्पन्न करेगी? घूर्णन करती हुई वस्तु दो प्रकार के बल, दो प्रकार के बल उत्पन्न करती है। पहला बल है हमारा अभिकेंद्रीय बल। पहला बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ये हमेशा नाभिक की ओर खिंचाव करता है। क्या करता है? नाभिक या केंद्र की ओर खिंचाव पैदा करता है। केंद्र की ओर खिंचाव। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। दूसरा बल कौन सा है हमारा? अपकेंद्रीय बल। ये बल क्या काम करता है? ये बल करता है कि नाभिक से दूर धकेलने का। नाभिक या केंद्र से दूर धकेलता है। ये तो क्या करता है? पास की ओर खींचता है। एक बल तो क्या करता है? खिंचाव करता है और दूसरा बल धकेलता है। तो इसीलिए
अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको वी आकार के बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेटर सेगमेंट वी आकार के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो वी आकार के बनाए जाने का मुख्य कारण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आगे के क्वेश्चन की। तो आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई केवीए अल्टरनेटर को ठंडा करने के लिए कौन सा कूलिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। हाई केवीए अल्टरनेटर्स को ठंडा करने के लिए कौन सा कूलिंग सिस्टम काम में लेते हैं। कौन सा कूलिंग सिस्टम काम में लेते हैं। तो देखिए, कौन सा कूलिंग सिस्टम काम में लेते हैं, तो इसके लिए हम काम में लेते हैं हाइड्रोजन शीतलन का। कौन सा? हाइड्रोजन गैस की सहायता से ठंडा किया जाता है। कौन सा कूलिंग काम में लेंगे? हाइड्रोजन शीतलन सिस्टम या हाइड्रोजन शीतलन प्रणाली, जिसमें हाइड्रोजन गैस की सहायता से क्या किया जाता है, अल्टरनेटर को ठंडा किया जाता है। अब हाइड्रोजन शीतलन प्रणाली के ऊपर भी अगर यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, तो हाइड्रोजन शीतलन प्रणाली, आप बोलोगे कि प्राकृतिक शीतलन प्रणाली भी होता है। देखो, शीतलन की प्रणाली कौन सी है? शीतलन प्रणाली या ठंडा करने की विधि। ठंडा करने की विधि, तो देखो, पहली विधि हमारी होती है प्राकृतिक गैस विधि या प्राकृतिक वायु दाब विधि या प्राकृतिक वायु की सहायता से, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि उनमें हम कोई शीतलन सिस्टम काम में नहीं लेते हैं, बट वो क्या होते हैं, अपने आप से ठंडे होते रहते हैं। तो वो हमारा कौन सा है? प्राकृतिक वायु दाब की है। अब दूसरी विधि हम काम में ले रहे हैं कौन सी? यहाँ आपके सामने बताइए मैंने, हाइड्रोजन गैस की। एक तो प्राकृतिक गैस की गैस बोल दो या वायु दाब बोल दो, दूसरी मैंने लिखी है हाइड्रोजन शीतलन। तो हाइड्रोजन शीतलन प्रणाली, अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि इसमें वायु घर्षण ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? वायु घर्षण अधिक होता है, जबकि इसमें क्या होता है? घर्षण कम होता है। तो ये अंतर है दोनों में, हाइड्रोजन गैस में और प्राकृतिक गैस में। तो ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाई केवीए सामान्य अल्टरनेटरों में तो कौन सी विधि काम में आएगी? प्राकृतिक गैस की विधि काम में आएगी। और जो हाई स्पीड के और हाई केवीए के अल्टरनेटर्स होते हैं, उनमें कौन सी शीतलन प्रणाली काम में लेंगे हम? तो उसमें हम लेंगे हाइड्रोजन शीतलन प्रणाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन शीतलन प्रणाली प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन शीतलन प्रणाली उपयोग करने का मुख्य लाभ, तो अभी हमने ऊपर जस्ट ही पढ़ा है। देखो क्या है मुख्य लाभ? कि घर्षण हानि कम करना। तो राइट आंसर क्या हो गया? घर्षण हानि को कम करना। घर्षण हानि को कम करना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप कॉपी पेन की सहायता से नोट भी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर का आर्मेचर किस प्रकार का होता है या किस से बना हुआ होता है। एसी जनरेटरों का आर्मेचर बना होता है। एसी जनरेटरों का आर्मेचर बना होता है। तो एसी जनरेटरों का आर्मेचर किसका बना हुआ रहता है? नरम लोहे का। किसका? नरम लोहे का। अभी आप कुछ जगह पढ़ते हैं कि सिलिकॉन स्टील के भी आर्मेचर कोर बनाए जाते हैं। तो बताइए मुझे कि यहाँ क्या अंतर है कि वहाँ सिलिकॉन स्टील काम में न लेकर के हम नरम लोहे का उपयोग कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि सिलिकॉन स्टील कोर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, आर्मेचर कोर में सिलिकॉन स्टील की बजाय नरम लोहे का उपयोग करने के लाभ या हानि बताइए। आज का आपके लिए मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आर्मेचर कोर में सिलिकॉन स्टील की बजाय नरम लोहे का उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियाँ हैं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कारण है, इस कारण से हम नरम लोहे का उपयोग करते हैं और इस कारण से हम स्टील का उपयोग करते हैं। देखिए सिलिकॉन स्टील है, सिलिकॉन स्टील क्या है? अब सिलिकॉन स्टील भी आप मुझे बताएंगे कि सिलिकॉन स्टील क्या है, इसमें कितने प्रतिशत किसकी मात्रा होती है और कितने प्रतिशत किसकी होती है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यंत्रों का उपयोग कहाँ किया जाता है? नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मापक यंत्रों का उपयोग सामान्यतः है कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मापक यंत्रों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें हाई वोल्टेज की मापन करना हो। अधिक मान की वोल्टता मापन हेतु। कहाँ करेंगे? अधिक मान की वोल्टता मापन हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक मापक यंत्रों का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर हमें हाई वोल्टेज की वोल्टता का मापन करना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन किस पर निर्भर करता है? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन किस पर निर्भर करता है? तो फटाक से बता दीजिए किस पर निर्भर करता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन किस पर निर्भर करेगा? तो ये करेगा धारा के आरएमएस मान पर, धारा पर निर्भर करता है। बट काफ़ी बार पूछा जाता है, देखो आप सटाक से उत्तर क्या देंगे? धारा पर निर्भर करता है। बट धारा पर भी कौन से मान पर निर्भर करता है? तो ये करता है धारा के आरएमएस मान पर।
आरएमएस मान पर। किस पर निर्भर करेगा? धारा के आरएमएस मान पर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।